यदि बूथों और निर्वाचकों की मैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए बात करूं तो पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में 1940 बूथ हैं। इसमें 4 विधानसभा हमारे बक्सर जिले की पड़ती हैं और एक विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ है, दूसरा और छठा विधानसभा क्षेत्र दिनारा है। कुल 19,16,081 मतदान में मतदाता है। ईपी रेशो 0.60 है और महिला निर्वाचक इस जैसा मैंने बताया 19,16,081 में से 9,14,026 है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये शांतिपूर्ण रहे, निष्पक्ष रहे, भयमुक्त रहे, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। इसके लिए 188 सेक्टर और उसी के साथ साथ नामांकन जो हमारी ईवीएम है उनको डिस्पैच करने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। और सब जब 1 जून को जब ये मतदान होगा उसके बाद जो फोल्ड ईवीएम्स हैं वो 6 विधानसभा की हमारा जो बाजार समिति का प्रांगण है उसमें इलेक्शन सेंटर के रूप में मतदान की प्रक्रिया के उपरांत वहां पर जमा की जाएंगी बाजार समिति के प्रांगण में। इसके अतिरिक्त यदि आदर्श आचार संहिता की प्रमुख रूप से बात की जाए तो ये आदर्श आचार संहिता कल यानी 16 मार्च से ही प्रभाव में आ गई है। इसके अनुसार पूरे जिले भर में मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर से पूरे जिले भर में 144 निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। इसका मुझे लगता है कि ऑर्डर भी आप सब लोगों को मिल गया होगा। इसके तहत यदि कोई भी 5 व्यक्तियों से ऊपर का जमावड़ा है तो उसको पूर्वानुमति जिला प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता और पाया जाता है कि वो जो है किसी भी इस प्रकार की कोई जमावड़ा है वो निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है जिसकी पूर्वानुमति नहीं दी गई है तो उसके विरुद्ध हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो संगत धाराएं हैं वो भी अधिरोपित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता जैसी प्रभाव में आती है तो उसके पहले 24 घंटे के अंदर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनसे जितने भी पोस्टर बैनर जिसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की कोई भी फोटो हो या उससे संबंधित कुछ भी हो तो उनको हटाया जाता है। 48 घंटे के अंदर कोई भी सार्वजनिक स्थल से उसको हटाया जाना है और 72 घंटे के अंदर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको हटाया जाना है। इस बात पे विशेष ध्यान जो है जिला प्रशासन के द्वारा दिया भी जा रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी हमारे प्रमुख चौक चौराहे हैं उस पे विभिन्न क्षेत्रों में चाहे हमारे पीडीओ हो चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। कई जगह पर जो है हटा भी दिया गया है और जो शेड बचे हैं उसको भी हम लोग समय हटा देंगे। यदि कोई राजनीतिक दल को इस तरह के पोस्टर बैनर इत्यादि किसी निजी संपत्ति पे निजी व्यक्ति के किसी घर मकान में लगाने भी हैं तो उसके लिए उस व्यक्ति की अनुमति अनिवार्य रूप से उनको लेनी होगी। इसके अतिरिक्त जो सामान्य आचरण है जो विभिन्न राजनीतिक दलों से अपेक्षित है उसमें प्रमुख रूप से यही है कि जो भी उनके भाषण इत्यादि कुछ भी होंगे उसमें किसी जाति धर्म या समुदाय के विरोध में कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने या शांति व्यवस्था के भंग होने की संभावना हो। इस बात पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के साथ भी जो बैठक होती है वो जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई है, उनको भी इस बारे में सूचना दे दी गई है। सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी सभा यदि उनको आयोजित करनी है, कोई भी जुलूस आयोजित करना है, कोई भी रोड शो आयोजित करना है तो उसकी पूर्वानुमति जिला प्रशासन के द्वारा उनको दी जाएगी। वो अनिवार्य रूप से वो ले लें और उसमें जो है समय के लिए हम लोग एक देंगे ताकि जो है किसी भी 2 राजनीतिक दलों 2 अभ्यर्थियों के द्वारा ऐसी कोई भी सभा कुछ भी किया जा रहा हो तो उसमें कोई क्लैश ना हो और दोनों को मतलब जो है अपने अपने टाइमिंग्स के बारे में जानकारी भी हो। किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह का कोई भी प्रायोजन करना है, चाहे सभा हो चाहे जो है कोई जुलूस हो, हेलीपैड से कोई महानुभाव कोई नेता आ रहे हों तो उनके लिए भी कम से कम 72 घंटे पहले आप लोग जो देख रहे हैं समाहरणालय परिसर में एक हम लोग सिंगल विंडो यहाँ पर खोल देंगे जिसमें सभी विभागों की अनुमति उनको अलग अलग जगह जाके नहीं लेनी पड़े और थोड़ी सहूलियत पूर्वक हम लोगों को हर प्रकार की अनुमति सहमति उनको प्रदान कर दें। इसके लिए 3 दिन पहले उनको आवेदन देना पड़ेगा। यहाँ से जो भी पदाधिकारी हैं उनको नामित कर दिया गया है, सभी विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे और समय उनको हर प्रकार की अनुमति प्रदान करवा देंगे। सिंगल विंडो के माध्यम से ये किया जाना है।
इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुविधा ऐप को भी विकसित किया है। इसके अतिरिक्त सभी जो रोड शो हैं, सभाएं हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी जो है कराना है राजनीतिक दलों को, और उसका जो शुल्क है, खर्च है, वो भी जो उनका व्यय है उसमें भी उनको ये जोड़कर लेना है। यदि वाहन मतलब ज़्यादा तादाद में चल रहे हैं तो ये भी ध्यान देना है कि 5 वाहन मतलब आगे चलें और कम से कम 100 मीटर की दूरी हो, उसी के बाद जो है दूसरे वाहन का काफिला उसमें चले, ताकि एक्सीडेंट इत्यादि कोई समस्या ना हो। राजनीतिक दलों को एक प्रमुखता से ये भी ध्यान देना है कि यदि किसी दूसरे राजनीतिक दल किसी अभ्यर्थी के जो है व्यक्तित्व या निजी टिप्पणी इस तरह की कोई ना करे, जिससे कि जो है शांति व्यवस्था की कोई भंग होने की संभावना हो। उनकी नीतियों तक, उनके कार्यों को क्रिटिसाइज करने तक वो सीमित रहे, इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान देना है। कोई भी धार्मिक संरचना है, चर्च है, मस्जिद है, कोई मंदिर है, उसमें किसी भी प्रकार का निर्वाचन से संबंधित प्रचार प्रसार जो है नहीं किया जाना है। इसकी कोई अनुमति न दी जाएगी और इसको नियम के विपरीत भी माना जाएगा। लाउड स्पीकर के संबंध में भी बहुत जो है सीरियसली इसको परस्यू करना है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तो बिल्कुल अनुमति नहीं होगी किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए। और सुबह से लेके मतलब सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक यदि लाउड स्पीकर का उपयोग किया भी जाना है तो लाउड स्पीकर एक्ट के प्रावधानों के तहत ही उसका उपयोग किया जाए, और अनुमंडल पदाधिकारी या जिला प्रशासन के सक्षम पदाधिकारी द्वारा उसकी पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। वाहनों के संबंध में भी उन लोग जो राजनीतिक दल हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको विशेष ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार का कोई नेम प्लेट इत्यादि उस पर ना लगा हो जो कि आदर्श आचार संहिता के विपरीत हो या उसका उल्लंघन। यदि ऐसा होता है तो जो है इसमें संबंधित धाराओं के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी प्रकार का कोई पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के द्वारा यदि छपाया जाता है तो उसमें जो है मुद्रक प्रशासक का नाम जो है नहीं लिखा हो, ये देख लेना है। नहीं तो फिर जो है इसके लिए भी यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। और इसके अतिरिक्त भी जो भी एनसीसी या आदर्श आचार संहिता के प्रावधान हैं उसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को भी अवगत करा दिया गया है। 144 की निषेधाज्ञा जो है पूरे जिला अंतर्गत में लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जितने भी कोषांग और जिला प्रशासन के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई है वो सब भी हम लोग लगातार जो है जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि जो है का जो आगामी लोकसभा निर्वाचन है उसको हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण भयमुक्त, और इसमें मीडिया के बंधुओं से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का भी जिस प्रकार से सहयोग मिलता है उसी प्रकार से आगे। सवाल एक है सर। हाँ जी, सवाल यह है कि आपके और कैसे लोग वोट डालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल 1 जून को जैसे मैंने बताया मतदान की तिथि निर्धारित है। जो हमारे 1940 मतदान केंद्र पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में है, भारत निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइंस है। एक AMF आप लोगों ने सुना हो, अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज सभी मतदान केंद्रों पर प्रदान की जाएगी, क्योंकि 1 जून है, गर्मी का मौसम जो है काफी भीषण होने की संभावना है। तो विशेष रूप से पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पर हो, शेड की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, ये जो मिनिमम है वहाँ पर फर्नीचर हो, जो हमारे दिव्यांगजन बंधु वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आएंगे उनके लिए रैंप की व्यवस्था हो, व्हील चेयर की व्यवस्था हो। ये सब ऐसी कुछ फैसिलिटीज हैं जो अनिवार्य रूप से वहाँ पर हर मतदान केंद्र पर प्रदान की जाएंगी। 2-3 इलेक्शन से देखा जा रहा है कि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पोल के सहारे, बिजली के पोल के सहारे लोग मतदान कर जाते हैं, नदी पार करके, या फिर पानी में से घुटने और पानी में हेल करके जाते हैं। वहां की समस्या 2-3 इलेक्शन से अभी तक दूर नहीं हो पाई है। नहीं, इसमें मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं कि जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी गाइडलाइंस मतदान केंद्र के रियुक्तिकरण मतलब उसके रैशनलाइजेशन के संबंध में बहुत स्पष्ट है। और 2-3 चरणों में जितने हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सब राजनीतिक दल हैं, उनके साथ जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक की जाती है और उनसे सुझाव मांगा जाता है। सब क्राइटेरिया जो है ऑब्जेक्टिव, 2 किलोमीटर से दूर ज़्यादा दूरी किसी व्यक्ति को तय करनी पड़ रही है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, तो बहुत ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं मतदान केंद्र को रैशनलाइज करने के। और जैसे जो सुझाव आए थे फिर उसके बाद अधिकारी उसकी जाँच करते हैं और कुछ मतदान केंद्र मुझे लगता है इस बार भी उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, कहाँ बगल में है, वहाँ तो लोगों ने शिकायत किया कि
पोल के सहारे नहर है, नहर पार करके मतदान करने जाते हैं। जो बिजली का 2 पोल लगाया गया है उसके सहारे बच्चे और मतलब औरतें और बुजुर्ग के साथ पूरा लोग मतदान करने वहाँ पर जाते हैं। नोट कर लेते हैं, इसको चेक करवा लेते हैं। कई सालों से के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, बिल्कुल। वृद्ध जन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का ये गाइडलाइंस है कि जो भी 80 वर्ष से ऊपर के हमारे वृद्ध जन हैं, 85 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे वृद्ध जन हैं, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि जब उसका समय आएगा आप लोगों को भी जानकारी दे दी जाएगी। जब अभ्यर्थी फाइनल हो जाते हैं उसके बाद हमारे जो पीडीओज हैं, एईआरओ हैं, उनके माध्यम से ऑप्शन दिया जाता है और यदि कोई भी वृद्धजन उसका उपयोग करना चाहे तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। और यही सुविधा जो हमारे दिव्यांगजन बंधु रहते हैं, जो 40% से ऊपर जो दिव्यांगजन जिनको सिविल सर्जन के कार्यालय से सर्टिफिकेट उपलब्ध रहता है, पोस्टल बैलेट की सुविधा उनको भी उपलब्ध कराएंगे। सर, पिछली बार चुनाव में था कि घर के पोलिंग वही कह रहे हैं ना, पोस्टल बैलेट मतलब घर पे जाके ही होगा, अपना डालेंगे वोट वहीं से घर पे ही। 85 वर्ष से ऊपर के जो हमारे वृद्धजन हैं और 40% से अधिक के जो दिव्यांग हैं। सर, निर्वाचन आयोग के द्वारा लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात की गई है। जी। लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करना था, इसमें क्या सर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल। एक जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसका प्रमुख जो मैंने बताया, आदर्श आचार संहिता लागू इसलिए होती है ताकि जो सत्ताधारी दल है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको किसी प्रकार से कोई फेवर ना हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एमसीसी प्रभाव में है और इसमें जितने भी जो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं सब आप लोगों को बता दिए गए हैं। सभी सरकारी कार्यालयों से और सभी सार्वजनिक जो हमारी संपत्तियां हैं वहाँ से कोई भी, उसमें भी किसी भी नेता विशेष या किसी की भी फोटो कोई प्रचार प्रसार होगा, सभी को हम लोग हटाएंगे। कार्यक्रम होने के बाद एईआरओ में डलता है, अगर वो पहले पत्रकार अभी जैसे आप लोगों का एक ग्रुप होगा और डीपीआरओ हमारे नए आ गए हैं, तो जो भी कहीं सूचना मतलब हमारा कार्यक्रम अभी हम लोग का लिस्ट बन ही रहा है, टाइम मिल गया है, वैसे चल रहा था हम लोग का बहुत सारा कार्यक्रम। हम लोग जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग कराएंगे, बहुत सारी हमारे कार्यक्रम आईसीडीएस के माध्यम से, जीविका के माध्यम से हम लोगों ने प्लानिंग कर रखा है। बल्कि इसको और भी तेजी लाएंगे कि कैसे हम दुकानों पे पोस्टर लगा करके, पेट्रोल पंप, पीडीएस डीलर, इनके माध्यम से हम लोग का अभी वो बन रहा है सारा। और जैसे होगा, लेकिन आप डीपीआरओ साहब जो भी हमारी एक्टिविटीज जैसे हम लोग बनाएंगे, किस किस दिन हम डे वाइज बना लेंगे हम लोग, तो उसका सूचना इन लोगों को दे दीजिए। इस प्रखंड में आज ये चीजें हो रही हैं, यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ताकि नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम हर प्रखंड इस पर से तैयारी अब हम लोग कैलेंडर जैसे बना देते हैं ना, पहले एक दिन पहले कर दीजिएगा तो कार्यक्रम होने के बाद जो सूचना मिलती है वो गलत है। वो कैलेंडर बन जा रहा है तो हम लोग और भी बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन एक सवाल मैडम इस बात का है कि जो जागरूकता कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और सरकार इतनी गंभीर है, वो जागरूकता कार्यक्रम दिखाई पड़ नहीं रहा है। शहर के चौक चौराहे वहाँ भी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है और जो क्षेत्र मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र ही ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों ने ये अच्छा आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ हमारा लो बीटीआर है, अभी उसको हम लोग फोकस किए हैं। आगे आप लोग देखेंगे नुक्कड़ नाटक के जरिए भी हम लोग बहुत सारे ऐसे आने लगेंगे, हमारा कैंपेनिंग हम लोग करना शुरू करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्लानिंग लगभग डीडीसी सर ने मतलब उसका तैयार कर रखा है और वो दिखेगा। और ये आप लोगों का एक्सेप्टेबल है कि ग्रुप में सभी लोगों को जोड़ लीजिए और पहले ही सूचना दे दीजिए, क्योंकि ताकि इनके माध्यम से लोग जागरूक होते हैं। जिन्हें में चलाई जा रही है, जैसे देश परवारी जो बुनियादी केंद्र में नहीं ठीक है। अरे भाई एक बताएंगे आप, ठीक है, आप लोगों का पॉइंट वेल टेकन है। वैसे हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, आप लोग खुद भी उसको कवर करते हैं, पर फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कि कम है तो हम लोग और इसको बृहद पैमाने पर चलाएंगे। और पहली प्राथमिकता हमारी वही होगी जो बूथ हमारे विशेषकर जहाँ पे वोटर टर्नआउट रेशियो 40-50% या उससे भी कम, पहली प्राथमिकता हम लोग उसको देंगे। बट सभी बूथों के आसपास ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे चलेगा। बट थोड़ा समय हम लोगों के पास 2 महीना है, तो हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि इस 2 महीने के अवधि में उसको अच्छा खासा आखिरी तक करना। ईवीएम की क्या तैयारी है? किसकी? ईवीएम। हाँ। नहीं, ये अच्छा सवाल देखिए आप लोगों का है। तो ईवीएम जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं, हर महीने एक निरीक्षण भी होता है, हर 3 महीनों में राजनीतिक दलों के साथ जो हमारा ईवीएम वेयरहाउस जो बक्सर प्रखंड के बगल में बना हुआ है, वहाँ पर हर महीने उसका निरीक्षण होता है। सीसीटीवी कैमरा इत्यादि सभी वहाँ पर सुविधाएं हैं।
तो वो जब जो है कमिश्निंग का कार्य होगा तो हमारे डिस्पैच सेंटर्स में ईवीएम वहां से जाएगा। जो डिस्पैच सेंटर्स हैं हर विधानसभा के लिए एक एक जो हम लोगों ने बनाए हैं उसकी सूची आप लोगों को भी दी गई है। चारों विधानसभाओं के लिए एक एक डिस्पैच सेंटर है, वहां से बेसिक के इंजीनियर्स इत्यादि आते हैं, सभी राजनीतिक दलों को उसकी सूचना दी जाती है। उसके बाद वहां से ईवीएम को निकाला जाता है, डिस्पैच सेंटर पे जाएगा, वहां पे कमिश्निंग का कार्य होगा और मतदान के एक दिन पूर्व या मतलब 1 से 2 दिन पूर्व जो भी व्यवस्था होगी जो है निर्वाचन विभाग के द्वारा हम लोगों को बोला जाएगा, उस दिन उसको पोलिंग पार्टी को हम लोग ईवीएम हस्तगत कराएंगे। पुलिस फोर्स इत्यादि सभी उस ईवीएम के साथ उपस्थित रहेंगे और वहां से फिर जो है वो मतदान केंद्रों पर जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया, जब मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी 1 जून को शाम के वक्त, तब सारी 6 विधानसभा क्षेत्रों का ईवीएम हमारे पदार्थ समिति के प्रांगण में लौट के आएगा और वहीं पे वो फिर जो है सील हो जाएगा। एक सवाल पुलिस पदाधिकारी महोदय से है, कप्तान से है कि क्या जो बॉर्डर एरिया है जहाँ से हथियार और शराब की तस्करी का लगातार लोग प्रयास करते हैं, चुनाव के दौरान ये देखा जाता है, उसको लेकर क्या तैयारी है? गंगा नदी का उपयोग किया जा रहा है। हम लोग का बॉर्डर चेक पॉइंट है बना हुआ, जो हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है, 9 चेक पॉइंट हम लोगों ने बनाए हुए हैं जो अभी हमारा कार्य है। इसके अलावा 2 मोटर बोट से हम लोग भी नदी के रास्ते में नजर रखते हैं और चुनाव के दौरान 15 और मोटर बोट का रिक्वेशन हम लोगों ने किया है। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली देख रहे हैं, लगातार हमारी छापेमारी हो रही है और चेकिंग में हम लोगों के द्वारा नारकोटिक्स और हथियार वगैरह रिकवर भी किए गए हैं। इस चीज़ पे हमारी पूरी नज़र है और इसको हम लोग बहुत हाई प्रायोरिटी में हम लोगों ने रखा है। गंगा दियारा का इलाका कहीं ना कहीं सर उसके लिए काफी सेफ जोन माना जा रहा और है। इसके लिए रिसेंटली हम लोगों ने एक दियारा में कैंप भी खोला है, जबी दियारा में, और वहाँ हमारा पीएसएफ का जवान है और वहाँ वो लोग पूरे एरिया में गश्ती करते हैं, जितने वारंटी हैं जितने असामाजिक तत्व हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। दियारा क्षेत्र में हमारी नज़र है पूरी और हम लोग इसके अतिरिक्त आप लोगों को ये भी जानकारी देना आवश्यक है कि बक्सर जिले में विगत वर्ष में लगभग 1 लाख लीटर शराब हम लोगों ने जब्त करी और इस साल भी मतलब 1 जनवरी से यदि कल तक की बात करूं तो लगभग 37,000 लीटर शराब इस साल भी जब्त की जा चुकी है और 20,000 लीटर तो हम लोगों ने 3 दिन पहले आप सब भी उपस्थित थे उसमें उसको विनष्ट भी करवाया। और इसके अतिरिक्त एक और बात भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक सी विजिल ऐप भी बनाई गई, उसको काफी समय हो भी गया है। यदि आप लोगों को भी लगता है और जो है कोई भी व्यक्ति किसी को भी लगता है कि कोई आदर्श आचार संहिता का कुछ उल्लंघन हो रहा है तो उसमें वीडियो बना के फोटो खींच के या कुछ भी उसमें डाल सकता है। उसके बाद जो हमारी एफएसटी और बाकी भी टीम्स हैं एक समय अवधि के अंतर्गत उसमें कार्रवाई करती है। सर देखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा इस तरह का अफवाह फैलाया जाता है, इस पर नजर रखने के लिए क्या नहीं, बिल्कुल इसके लिए मीडिया हमारा सोशल मीडिया पेज है 24 घंटे कार्यरत और हम लोग लगातार नजर रखते हैं। कुछ भी ऐसा मिलता है जिसमें हम लीगल एक्शन ले सकते हैं तो उसका हम लोग लेते हैं। कुछ अगर अफवाह है तो उसका हम लोग उसको कॉन्ट्राडिक्शन भी अपना ऑफिशियल वर्जन जो है वो भी निकालते हैं। इस पर हमारी नजर है, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हमारी पूरी नजर है। किस प्रकार के कंटेंट जो महत्वपूर्ण होंगे सोशल मीडिया पर आपकी नजर होगी? जिससे भी लगे कि कोई किस तरह का किसी ने गलत अफवाह उड़ाया है तो उसका पहले वेरिफिकेशन और ऑफिशियल वर्जन आता है हमारा, और अगर उस पर कोई लीगल एक्शन की जरूरत है तो वो भी हम लोग लेते हैं। और इसके अतिरिक्त एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल का भी गठन जिला स्तर पर किया गया है, वो भी एक कोषांग के रूप में कार्य करेगा। तो उसके माध्यम से भी जितने भी उसमें पदाधिकारी कर्मी हैं उनका ये प्रमुख कार्य रहेगा कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट इत्यादि डाले जा रहे हैं क्या उनसे कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन या इस तरह का कोई होगा तो वो उसको आकलन करते हुए जो है हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल आज जो है प्रेस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की जाती है वो जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई है। 16 मार्च से ही भारत निर्वाचन आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके उपरांत पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इस चीज़ की सूचना सभी राजनीतिक दलों को भी दे दी गई है। और प्रेस के साथ भी ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें विभिन्न तरह के जो सवाल प्रेस के बंधुओं के द्वारा पूछे गए उनका भी जवाब दिया गया है और इसके आलोक में ब्रीफिंग सभी प्रेस के बंधुओं को भी दे दी गई है। सर आपके द्वारा क्या निर्देश है, क्योंकि आचार संहिता जिले में भी लग गई है सर, तो क्या कुछ
नहीं, बिल्कुल देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से कैलेंडर निर्धारित किया है तो 7 मई को बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन विड्रॉल की प्रक्रिया होने के बाद 1 जून को बक्सर लोकसभा क्षेत्र में जो है मतदान की प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। हम लोग आश्वस्त और प्रतिबद्ध हैं कि बक्सर लोकसभा जो क्षेत्र का निर्वाचन है वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में हम लोग संपन्न कराएंगे। इसके लिए जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है। 188 सेक्टर जो पदाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है और सभी हमारे ERO और AERO अब फील्ड पर हैं। और इसके अतिरिक्त FST जो फ्लाइंग स्क्वाड की हमारी टीमें हैं और स्टैटिक सर्विलेंस की जो टीमें हैं सभी अब क्षेत्र में जाकर कार्य करने लग गई हैं। और अभी आप लोग देख भी रहे हैं कि सभी जो हमारे अधिकारी हैं वो डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों में और सार्वजनिक स्थलों पर जितने भी पोस्टर बैनर इत्यादि हैं उनको हम लोग हटा भी रहे हैं। सर, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, जिला प्रशासन के द्वारा तमाम ऐसी तैयारियां और व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कम से कम 70% का जो लक्ष्य है हम लोग हासिल करेंगे। इसके लिए सभी बूथों पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के तहत हम लोग शेड की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करवाएंगे ताकि जो हमारे मतदाता हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और इसके अलावा बृहद पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। हम लोग विशेषकर सभी जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं, जो हमारे युवा मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, उनसे भी आग्रह अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से करेंगे कि वो आएँ और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जो नए वोटर्स हैं उनके लिए क्या आदेश है? नहीं, बिल्कुल सभी जो नए वोटर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं कि लगभग जो है 900% की वृद्धि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अवधि में देखी गई है। जो नए वोटर्स को जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा जोड़ा गया है, मेरा सभी से आग्रह है विनम्रतापूर्वक कि मतलब जो है आगे भविष्य को देखते हुए अपने मताधिकार का उपयोग अनिवार्य रूप से सभी हमारे युवा मतदाता करें। और जो सब पुराने जो 85 साल से ज़्यादा के वोटर्स हैं उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, 85 वर्ष से ऊपर के जो वोटर्स हैं उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको घर बैठे अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का उपयोग करने के लिए सहूलियत और अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं, जो 40% से अधिक दिव्यांगजन हैं, उनको भी घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सहूलियत भी दी गई है और उसके लिए प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। सर, सिंगल विंडो काउंटर की बात आपने कही कि राजनीतिक दल एक जगह से वो कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल वो आप लोग देखेंगे कि इट इज़ ऑपरेशनल। जैसे ही आदर्श आचार संहिता प्रभाव में होती है तो सिंगल विंडो जो है हमारा सेल क्रियाशील हो जाता है और एक ही जो है केंद्र से सभी राजनीतिक दलों को सभी प्रकार की अनुमतियां मिल जाए और अतिशीघ्र हम लोग उपलब्ध करा दें, इसके लिए हम लोग प्रयास बिल्कुल करते हैं। और सुविधा पोर्टल भी इसके लिए जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। सर, आचार संहिता का उल्लंघन जो करेगा सर, कितनी सख्ती से प्रशासन उनसे निपटेगी सर? नहीं, बिल्कुल आदर्श आचार संहिता जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका सभी को पालन करना एकदम अनिवार्य है और जो भी इसका उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारा RP एक्ट भी है उसकी सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, सी विजिल ऐप के बारे में आप बता रहे थे, पहले भी ये कार्य कर रहा था, तो क्या उसी ऐप को फिर से डाउनलोड कर लेंगे लोग? नहीं, बिल्कुल ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजिल ऐप बनाया गया है और जो है शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी निर्वाचन की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल है। यदि किसी भी नागरिक को लगता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन उसके मतलब जो है क्षेत्र में या कहीं भी हो रहा है तो उसका वीडियो बना के, फ़ोटो उसकी खींच के उस सी विजिल ऐप पे अपलोड कर देता है और हमारे जो अधिकारी हैं वो उसकी त्वरित जो है निष्पादन और कार्रवाई के लिए वहाँ पर जाते हैं। घोषणा हो गई है, तिथि की घोषणा हो गई, क्या कहेंगे? पुलिस की तैयारी पहले से चल रही थी और भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग के संकल्प हैं। हमारी तैयारी पहले से चल रही है। एंटी सोशल एलिमेंट्स को चिन्हित करके हम लोगों ने कार्रवाई पहले से शुरू की है और लगभग 6000 लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई कर दी है। साथ ही लगभग 60 लोगों के विरुद्ध CCA 3 की कार्रवाई की गई है। हम लोगों का चेक पोस्ट जो है वो सब ऑपरेशनल हो गया है। सब जगह हमारी चेकिंग चल रही है। चेकिंग के दौरान हम लोगों को कभी हथियार या कंट्राबैंड वगैरह की रिकवरी भी हो रही है। गिरफ्तारियां हम लोग की लगातार चल रही हैं और हमारा जो वारंट और कुर्की का निष्पादन है उस पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसकी वो जो संख्या जो है लंबित वारंट और कुर्की की वो भी अब बहुत कम आ गई है।
वेल अंडर कंट्रोल है। सर सूचना आ रही है कि आज भी कोई गिरफ्तारी हुई है आग से मिलने? ये कल रात्रि की घटना है। ये इसमें एक गाड़ी की चेकिंग के दौरान उसमें हथियार मिले थे, 4 वेपन मिले थे, जिसमें 2 का लाइसेंस उन लोगों ने प्रोड्यूस किया और 2 अपेरेंटली मतलब ये लग रहा है कि वो 2 कंट्री मेड हैं और इलीगल है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, लीगल एक्शंस लिया गया है। 4 लोगों को डिटेन किया गया, शायद 5 लोग हैं। सर बक्सर का करीब 50 से 55 किलोमीटर जो अपराधी हैं वो शरण लेते हैं, छिपते भी हैं, वहाँ से आने जाने का रास्ता भी सुगम होता है, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, बगल के जिलों से बलिया और गाजीपुर दोनों के जिलों के पुलिस पदाधिकारियों से हम लोग का समन्वय है। हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं और दोनों तरफ से लगातार चेकिंग चलती रहती है। चेक पॉइंट्स हमारे यहाँ भी बने हैं, उनके यहाँ भी बने हैं, तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जिसमें हमारे चेक पॉइंट पे चेकिंग हो रही हो, उनका चेक पॉइंट जो है उससे कहीं अलग हट के वहाँ चेकिंग करें, ताकि पूरा बॉर्डर हमारा सील्ड रहे। नदी पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं लगातार, दिन में भी रात में भी नज़र रख रहे हैं। एक दियर में हमारा कैंप खुला है, उसके ज़रिए भी हम नदी के रास्ते पे या दियारा क्षेत्र पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सर चुनाव के बाद संहिता का पालन कराएगी और पूरे चुनाव को संपन्न कराएगी? देखिए, पुलिस प्रशासन तो पहले से कार्य कर रही है, लेकिन घोषणा के बाद हम लोग और भी सजगता से काम करेंगे और जो भी हमारा प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस, उसके अनुसार काम होगा। ठीक है। उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए कोई विशेष तैयारी? हम लोग लगातार हम लोगों ने ड्राइव चलाया हुआ है, हम लोगों ने वारंटीज़ के खिलाफ ड्राइव चलाया हुआ है, हम लोगों ने लीकर के खिलाफ ड्राइव चलाया हुआ है, हम लोगों ने इलीगल वेपन्स के खिलाफ चलाया हुआ है और टोल फ्री नंबर नहीं, ये हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है टेक्निकल यूनिट का, जिस पे हमको आसूचना मिलती है, जिसका सत्यापन हम लोग करते हैं। इसका लाभ ये हो रहा है कि हर आसूचना के सत्यापन की वजह से कुछ आसूचना उसमें सही नहीं निकलती, कुछ सही निकलती है। हमको आसूचनाएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इलीगल वेपन की रिकवरी की है वो पिछले साल से काफ़ी बढ़ी है। लास्ट ईयर लगभग पूरे साल में हम लोगों ने 45 इलीगल वेपन रिकवर किए थे। इस साल लगभग हमारी संख्या अभी 2.5 महीने में 25 तक हम लोग पहुँच गए, तो उसका असर दिख रहा है।